नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका यूपीएससी इनसाइड संतोष गावंडे में। तो आज हम पॉलिटी का लास्ट क्लास यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर हम पॉलिटी के हमारे बचे हुए पोर्शन पंचायत राज व्यवस्था, विभिन्न संविधान संशोधन और कल के कुछ टॉपिक के नए साल के पीवाईक्यू बचे हुए थे, उनको देख रहे हैं। यहाँ पर हमने जितने भी टॉपिक को हमने टॉपिक विषयवार उनको क्या कहते हैं, उनका सब टॉपिक में उनका विभाजन किया था। सभी टॉपिक का एनालिसिस देख लिया है और आज का हमारा क्लास रिकॉर्ड होने के बाद मैं आपको दोबारा सभी का एक बार यहाँ पर ओवरव्यू दिखा दूंगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, कल कुछ टेक्निकल इश्यू होने के कारण मतलब ये टॉपिक जो हमारा विभिन्न संवैधानिक और गैर संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है, उनके हमारे कुछ 2025 के क्वेश्चन बाकी रह गए थे, उनको मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है और इन्हीं से आज हमारा सेशन हम शुरुआत कर देते हैं। देखिए, 2025 में एक क्वेश्चन यहाँ पर पहला आया था, मतलब ए सेट का तीसरा क्वेश्चन यह था, भारत सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवर्तन निदेशालय जो हमारा ईडी है, ईडी, यह भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 का प्रवर्तन करता है। यह काम इसका करना है जी, बिल्कुल सही। और ये संगठन है आर्थिक सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा प्रभाग 1 और गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है जी, ऐसा नहीं है। यह जो विभाग है यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। किसके अंतर्गत काम करता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। यहाँ पर हमारा जो पहला कथन हो जाता है, जो पहला हमारा ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। फिर आता है राजस्व सूचना निदेशालय सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के उपबंधों को प्रवर्तित करता है जी, बिल्कुल सही। और राजस्व विभाग और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है जी, बिल्कुल सही। उसके बाद है प्रणाली एवं आंकड़ा सिस्टम्स एंड डेटा प्रबंधन महानिदेशालय बेहतर नीति और कर वंचनों को पकड़ने में कर अधिकारियों की सहायता के लिए वृहत आंकड़ा डेटा विश्लेषण का उपयोग करता है। और राजस्व विभाग मतलब वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है जी, बिल्कुल सही। यहाँ पर हमारे दो पेयर सही, इसी कारण हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, विश्लेषण का देख सकते हैं कि प्रवर्तन जो ईडी है वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। हमारा दूसरा कथन भी जो डीआरआई है वह भी सही है, कुप एजेंसी है, एक प्रमुख कुप एजेंसी है। जो हमारा तीसरा कथन है सीबीआईसी वित्त मंत्रालय अंतर्गत काम करता है, जो तकनीकी और डेटा का कार्य को संभालता है। वह यहाँ पर मतलब कहा गया है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरराज्य परिषद सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और क्षेत्रीय परिषदें तो उपरोक्त में से कितने संविधान के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किए गए? तो देखिए, इनमें से केवल एक यह परिषद है जो मतलब क्या कहते हैं, संविधान के आदेश से मतलब संविधान में उनका प्रावधान है, उन्हीं का जो उनको स्थापित किया गया था, वह परिषद है अंतरराज्यीय क्षेत्रीय परिषद। मैं एक बार मतलब कंफर्म कर लेता हूँ, वही है तो जी, बिल्कुल सही। ये अंतरराज्यीय क्षेत्रीय परिषद या आर्टिकल 263 के अनुसार इनको स्थापित किया गया है। और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यह जो है एक कार्यकारी आदेश या कार्यकारी आदेश इसको बनाया गया था। और क्षेत्रीय परिषद इनका भी स्थापना लगभग एक संवैधानिक निकाय है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के प्रावधान अंतर्गत इसको बनाया गया था, मतलब संविधान के तहत जैसे नहीं बनाया गया। इससे कारण हमारे यहाँ पर जो ऑप्शन आंसर होगा केवल एक यहाँ पर सही हो जाता है। भारत के वित्त आयोग की सिफारिशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और हमारा ये सेट ए का 66 का क्वेश्चन है। इसने शैक्षणिक परिणामों को बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक 4,800 करोड़ के अनुदान की सिफारिश की थी जी, बिल्कुल सही। देखिए, आज तक तो मतलब डेटा नहीं पूछा गया था, लेकिन देखिए पीवाईक्यू एनालिसिस करने का, पीवाईक्यू देखने का फायदा यही होता है कि अभी देखो थोड़ा जो रुझान बदला हो चुका है क्वेश्चन का, यहाँ पर डाटा भी पूछा जा रहा है, तो थोड़ा फैक्ट बेस्ड यूपीएससी हो रही है। इसी कारण हमें भी हमारी तैयारी उसी अनुरूप देखनी पड़ेगी। उसके बाद है हमारा पहला कथन यहाँ पर सही हो जाता है, केंद्रीय करों के शुद्ध आय का 45% राज्यों के साथ साझा किया जाना होगा जी, नहीं। 45 यहाँ पर केवल डाटा के माध्यम से कथन गलत होता है, 45% नहीं तो 41% साझा करना है। इसी कारण हमारा दूसरा कथन गलत हो जाता है। कृषि सुधारों को लागू करने के लिए सभी राज्यों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के रूप में 45,000 करोड़ रुपए रखे जाने हैं जी, बिल्कुल सही।
इसने राजकोषीय प्रबंधन को राजकोषीय प्रदर्शन को पुरस्कृत करने के लिए कर प्रयास के मानदंडों को फिर से पेश किया है। जी बिल्कुल सही, हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, दो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर रॉन्ग है। इसी कारण देखो एलिमेंट करके यहाँ पर दूसरा गया, यहाँ पर भी दूसरा गया, दूसरा एलिमेंट करके हम यहाँ पर ऑप्शन हमारा 3 यहाँ पर सही हो जाता है। लोकपाल के बारे में यहाँ पर हम देख लेते हैं। लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवकों पर लागू होती है, लेकिन भारत के बाहर तैनात भारतीय लोक सेवकों पर नहीं। जी कथन गलत है, ये लोक सेवक है उन्हीं पर भी यह लागू होती है। अध्यक्ष या संसद का सदस्य या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, वह केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान सेवानिवृत्त न्यायाधीश का इसका अध्यक्ष बन जाए। जी ऐसा कोई यहाँ पर उपबंध नहीं किया गया है कि वह केवल सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही हो, ऐसा यहाँ पर उपबंध नहीं किया गया है। अध्यक्ष या संसद के रूप में पद ग्रहण करने की तिथि पर व्यक्ति की आयु 45 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही है, यहाँ पर 45 वर्ष उनकी मिनिमम आयु वहां पर रखी गई है। लोकपाल भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप की जांच नहीं कर सकता। जी ऐसा नहीं है, वो जांच यहाँ पर कर सकता है। इसी कारण यहाँ पर हमारा केवल कथन 3 यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, देखो पहला कथन गलत क्यों है, क्योंकि वो भारत के बाहर जो सैनिक तैनात है, भारत के बाहर जो अधिकारी तैनात है उनकी जांच कर सकता है। दूसरा कथन गलत इसलिए होता है क्योंकि सीजीआई नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी पूर्व तज्ञ या कोई प्रख्यात व्यक्ति भी इसका अध्यक्ष बन सकता है। तीसरा कथन यहाँ पर सही हो जाता है। चौथा गलत इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री की भी जांच कर सकते हैं। इसी कारण आंसर हमारा केवल 3 यहाँ पर सही हो जाता है। ये हमारे कल के कुछ क्वेश्चन थे। चलिए आज के टॉपिक के ऊपर बढ़ जाते हैं, जहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे महत्वपूर्ण अधिनियम, संवैधानिक संशोधन और इनकी प्रारंभिक परीक्षा की पीवाईक्यू। देखिए इस टॉपिक से 2025 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन पहले के मतलब प्रीवियस ईयर में इनका काफी अच्छा रुझान रहा है। ज्यादा फोकस संविधान संशोधन के ऊपर रहा हुआ है और महत्वपूर्ण अधिनियम के ऊपर रहा हुआ है। तो वही सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2024 का क्वेश्चन ये है। देखिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो ये एक्ट ये बनाया गया था, यह लोकसभा, राज्य की विधानसभा, इनमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान, मतलब 1/3 आरक्षण देने का ये प्रावधान करने वाला विधेयक है। तो ये प्रावधान 18वीं लोकसभा से लागू होगा। जी देखिए ऐसा कोई प्रावधान मतलब क्या है, जो 18वीं लोकसभा थी ना, वो एक्चुअल में शुरू कब हुई थी? देखिए ये समाप्त हो गई थी मतलब जून 2024 में यह समाप्त हो गई थी। और ये एक्ट भी उसी समय पास किया गया था, लेकिन वो तुरंत प्रभाव से इसे लागू नहीं किया गया था। इसे लागू होने की जो संभावना है, जो 2029 की लोकसभा के चुनाव होंगे वहां से इसे लागू होने की संभावना है। यह अधिनियम बनने के बाद 15 वर्षों तक लागू रहेगा। जी बिल्कुल सही। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए सीटें के आरक्षण का प्रावधान है। जी बिल्कुल सही, हमारा दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पर सही हो जाता है। देखिए फिर 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया था? देखिए कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71वां संविधान संशोधन करके इनको संविधान की भाषा में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और जो मैथिली थी, मैथिली को लगभग 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में करके इनको जोड़ा गया था। देखिए भाषाओं के बारे में मतलब आगे भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए, तो एक दफा इनको एक बार सही से जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। थोड़ा मतलब आप अगर आपके पास पेन कॉपी हो तो आप इस इंफोग्राफिक लिखिए तो आपको काफी सही होगा। हम यहाँ पर भारत के मैप यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली तो मतलब यहाँ पर ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं हो, लेकिन प्रयास करूंगा कि उचित तरीके से सारी चीजें आ पाए। चलो यहाँ पर थोड़ा रेड से ही लिख लेता हूँ। मतलब हम भारत को पूरे मतलब 4 हिस्सों में 5 हिस्सों में बांट लेते हैं, और यहाँ की कौन कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है, इसको एक बार देख लेते हैं हम। उत्तर भारत, जो हमारा उत्तर भारत है,
इनकी जो भाषा यहाँ पर शामिल है, सेम हो गया क्या? हाँ, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कर लेता हूँ। देखिए, उत्तर भारत, ओहो, उत्तर भारत, यहाँ की लगभग जो भाषा शामिल है उसमें है हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, डोंगरी, उर्दू और संस्कृत। ये उत्तर भारत की भाषा यहाँ पर शामिल की गई है। ठीक है। फिर उसके बाद जो हम आते हैं अब पश्चिम भारत के ऊपर, पश्चिम भारत। तो पश्चिम भारत की यहाँ पर जो भाषाएं शामिल है उसमें है मराठी, गुजराती, सिंधी और कोंकणी। ये यहाँ की भाषा यहाँ पर शामिल है। ठीक है। फिर आते हैं हम दक्षिण भारत में। जो दक्षिण भारत की भाषा शामिल है उनमें है कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु। ये भाषा यहाँ पर शामिल है। ठीक है। अब हम आते हैं पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत, तो यहाँ की जो भाषाएं शामिल है उनमें है बंगाली, उड़िया, मैथिली और संथाली। ये भाषा यहाँ पर शामिल की गई है। ठीक है। अब हम आते हैं पूर्वोत्तर भारत में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो यहाँ की जो भाषाएं शामिल है उनमें है असमिया, मणिपुरी, ये आपको बोर्ड दिखेगा लेकिन बाद में जब जूम आउट करेंगे इसके तो वो आपको शॉर्ट दिखेगा, और बोडो। ये यहाँ की भाषा यहाँ पर शामिल है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपको इन सारी पीडीएफ का एंड्रॉइड पीडीएफ का भी अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको सारा मिल जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से सारे देश का विभाजन करके अलग अलग तरह से लगभग 22 भाषा यहाँ पर शामिल की गई, अलग अलग संविधान से संशोधन करके उनको शामिल किया गया था। ये हम मतलब देखो आगे क्वेश्चन इससे करा मैंने एक ही जगह सारा आपको कंटेंट दिया जो आपको बाद में याद रखने के लिए आप उसको आपको आसानी हो जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। भारत में निम्नलिखित में से, पेन कलर चेंज कर लेता हूँ, भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को व्यापक रूप से मौलिक अधिकारों की न्यायिक व्याख्याओं पर काबू पाने के लिए अधिनियमित किया गया था? जी देखिए, ये जो संशोधन था पहला संशोधन था। फंडामेंटल राइट्स मतलब क्या कहते हैं वो अपना राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार छीना गया था। लेकिन देखिए, भले ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया हो, हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन यूपी से द्वारा हटाया गया है क्योंकि थोड़ा सा इसमें कुछ देखो अलग अलग प्रावधान कुछ कुछ फंडामेंटल राइट के ऊपर काम किया गया है, लेकिन स्पेशल एक ही प्रावधान हो जो ऑप्शन दिया गया है तो ऐसा नहीं है, इसी कारण क्वेश्चन हटाया गया था। लेकिन इसका सही आंसर ए ऑप्शन था। देखिए, ये जो पोर्शन है जहाँ पर मतलब ये मिथ फैलाया गया था कि मतलब मिथ था, थोड़ा क्या कहते सच्चाई भी थी,
2023 का क्वेश्चन पेपर बहुत कठिन आया था, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पोर्शन से पूछे गए थे। आप देखोगे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इसी पोर्शन से आए हैं, और उनको हम आगे आगे देख लेते हैं। देखिए फिर 2023 का क्वेश्चन है, भारत में जेलों का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, लेकिन जेल की प्रतिदिन की प्रशासन के लिए अपने स्वयं के नियम और विनियम के साथ वह करते हैं। जी बिल्कुल सही। भारत में जेलों को जेल अधिनियम 1994 द्वारा शासित किया जाता है, जिसने स्पष्ट रूप से जेल के विषय को अनंतिम सरकार के नियंत्रण में रखा है। जी बिल्कुल सही है, दोनों कथन एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, इसी कारण हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत के देखिए फिर 2023 का क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह राज्यों को आंतरिक गड़बड़ी से बचाए। जी बिल्कुल सही, आंतरिक और बाह्य गड़बड़ी से बचा जाता है। जब आंतरिक गड़बड़ी हो जाती है, अगर सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार काम नहीं करती, सीधा वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध के लिए रखे गए व्यक्ति को कानूनी परामर्श प्रदान करने की छूट देता है। जी ऐसा नहीं है। आर्टिकल कहाँ पर लिखो, अब हमारे पास जगह बहुत कम पड़ती है यहाँ पर। देखिए दूसरे ऑप्शन के बारे में एक है, आर्टिकल 22 का 5वां भाग, मतलब 5 यह कहता है कि अभियुक्तों को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, और उसके बाद उसे यथाशीघ्र अभ्यवेदन करने का पूर्ण अवसर देना होगा। ठीक है, इसी का ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है। आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्त के कबूलनामे को सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जी देखिए यह कथन सही है। देखिए ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी ने 2023 ये भी क्वेश्चन हटा दिया था। एक्चुअल में जो आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002 है, ये जो प्रावधान है आतंकवाद के संबंध में, अगर कोई अभियुक्त पुलिस के समक्ष अपनी गवाही प्रस्तुत करता है तो उसको साक्ष्य के रूप में कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि सबूत के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका भी एक सब क्लॉज है। अब यूपीएससी ने इसमें से किसको सही माना है ये हमें पता नहीं है। इसका एक क्या बोलते हैं, इसका एक अन्य भी लेकिन अपने आंसर के में यूपीएससी ने इसका क्या आंसर सही माना था। इसका एक अलग एक मतलब प्रावधान मुझे याद नहीं आ रहा है, उसके अनुरूप वहाँ पर कहा गया है कि जो इस मतलब कबूलनामे को कोर्ट में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। अगर यूपीएससी ने उस आधार पर उसको सही माना होगा तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। इसी कारण इसका आंसर यूपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की इसमें केवल 2 कथनों को सही माना था, लेकिन बाद में यूपीएससी ने कथनों को हटा दिया गया है। देखिए फिर 2023 का क्वेश्चन है, होमगार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। होमगार्ड को केंद्र सरकार के होमगार्ड अधिनियम और नियमों के तहत उठाया जाता है। जी ये कथन थोड़ा गलत हो जाता है, क्योंकि देखो भले ही केंद्र सरकार के तहत मतलब नियमों के तहत उनको उठाया जाता है, लेकिन उनका जो प्रशासन है, प्रशासन प्लस उनका नियंत्रण, ये राज्य सरकारें करती है। ठीक है, इसी कारण कथन गलत हो जाता है। होमगार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा के रखरखाव में पुलिस के लिए एक सहायक बल के रूप में काम करना। जी बिल्कुल सही। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटीय क्षेत्रों पर घुसपैठ को रोकने के लिए कुछ राज्यों में बॉर्डर विंग होमगार्ड बटालियन का गठन किया गया। जी बिल्कुल सही, यहाँ पर 2 और 3 हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है, देखिए 2023 का क्वेश्चन चल रहा है अभी। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। कार्यवाही और वह अधिनियम जिसके अंतर्गत यह कवर किया जाता है। पुलिस या सैन्य वर्दी का अनधिकृत रूप से पहनना आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत ये उल्लंघन है। जी देखिए ये जो यहाँ पर धारा बताई गई है इसके अंतर्गत ये आता नहीं है, ये आता है भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता की धारा 171 के तहत ये दंडनीय अपराध है। अपने कर्तव्य में लगे पुलिस अधिकारी या सैन्य अधिकारी के साथ जानबूझकर गुमराह करना या अन्यथा हस्तक्षेप करना भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत ये बिल्कुल सही दंडनीय अपराध है।
जश्न बनाने वाले वाली गोलीबारी जो दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है, यह सशस्त्र संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अपराध है। जी बिल्कुल सही, यहाँ पर केवल 2 कथन यहाँ पर हमारे सही हो जाते हैं। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2023 का देखिए क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मानक आकारों में से एक 600 मिमी इंटू 400 मिमी है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज मानक आकारों में विभिन्न आकार, मतलब विभिन्न मानक आकार बनाए गए, मतलब विभिन्न टोटल ऐसे 9 मानक आकार बनाए गए थे, लेकिन इन 9 मानक आकारों में 600 इंटू 400 वाला मानक यहाँ पर वहां पर नहीं बताया गया। इसे करेंगे तो यहाँ पर गलत हो जाता है। जो सर्वाधिक मतलब व्यापक रूप से सभी जगह पर जिनका यूज किया जाता है वह मानक है 900 इंटू 600 मिमी का। ठीक है, ये सबसे सभी जगह पर इनका प्रयोग किया जाता है। इसी कारण पहला कथन हमारा गलत हो जाता है। भारत ध्वज की जो लंबाई और ऊंचाई चौड़ाई का अनुपात 6 इंटू मतलब 3:2 होना चाहिए। बिल्कुल सही, हमारा पहला कथन गलत और दूसरा कथन सही हो जाता है। देखिए, मतलब 2023 के इतने सारे क्वेश्चन आए थे, 20 के क्वेश्चन ऊपर आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार मेटाडाटा को 3 माह से अधिक समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता। देखिए, 3 माह या फिर ऐसे कोई निश्चित फिक्स्ड टाइम यहाँ पर नहीं बताया गया है। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं बताया गया है, इसी कारण पहला कथन गलत हो जाता है। राज्य आधार डेटा साझा करने के लिए निजी निगमों के साथ कोई अनुबंध नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही। बीमा उत्पाद प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य है। जी देखिए, मतलब एक उसका दस्तावेज का प्रयोग किया सकता है, लेकिन अनिवार्य है ऐसा नहीं है। ठीक है, भारत की समेकित निधि से लाभ प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य है। जी बिल्कुल से डीबीटी का जो ट्रांसफर है इसी के माध्यम से किया जाता है। इसी कारण हमारा ऑप्शन यहाँ पर 2 और 4 यहाँ पर सही हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2019 का क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 44वें संविधान संशोधन ने एक अनुच्छेद पेश किया जिसने प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से परे रख दिया। जी देखिए, ऐसा कोई आर्टिकल यहाँ पर नहीं पेश किया गया था। पहला कथन यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के कारण भारत के संविधान में 99 में संविधान संशोधन को रद्द कर दिया। जी बिल्कुल सही, क्योंकि एक यहाँ पर जो MP MLA लोग थे, मतलब ये जो लोग थे, इनके चुनाव को रद्द करने की जो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति थी उनको थोड़ा सीमित कर दिया गया था। इसी कारण यहाँ पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता यहाँ पर उल्लंघन हो रहा था। इसी कारण इस संविधान संशोधन को रद्द घोषित कर दिया था। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, केवल 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल ही संशोधन के अनुसार वनवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को गिराने का अधिकार है। देखिए, ऐसा कोई यहाँ पर प्रावधान नहीं था, क्योंकि बांस को वहां पर मतलब वृक्षों को श्रेणी में नहीं रखा गया था। इसी कारण कथन यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक लघु वन उपज है। बिल्कुल सही। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 वनवासियों को लघु वन उपज के स्वामित्व की अनुमति देता है। जी बिल्कुल सही। 2 और 3 हमारे यहाँ पर कथन सही हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार कार्ड का उपयोग नागरिकता या निवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। जी नहीं, ऐसा मतलब देखिए, आधार कार्ड जो एक्ट है उसी की एक धारा है धारा 9, उसी में कहा गया है कि आधार कार्ड का उपयोग नागरिकता या निवास प्रमाण पत्र के रूप में नहीं किया जा सकेगा। एक बार जारी होने के बाद आधार कार्ड को जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा इसके निष्क्रिय या छोड़ा नहीं जा सकता। जी ऐसा भी नहीं है। जो UIDA है, इनको ये अथॉरिटी है कि वह मतलब आधार कार्ड में अगर कुछ संदिग्धता उनको मिलती है तो उनको डीएक्टिव भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा सही उत्तर डी हो सकता है, डी होता है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत व्यक्तिगत या सामूहिक वन अधिकारों या दोनों की प्रकृति और सीमा निर्धारण करने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का प्राधिकारी कौन होगा। तो देखिए, खुद क्या कहते हैं, जो हमारे 5वीं और 6वीं अनुसूची बनाई गई तो उन्हीं के अनुसार मतलब वहाँ पर केवल ग्राम सभा अपना निर्णय लेती है। इसी कारण हमारा ऑप्शन ग्राम सभा सही हो जाएगा।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अनुरूप बनाया गया है? तो यह ये मतलब क्या कहते हैं, उस टाइम का करंट अफेयर क्वेश्चन था। तो यह स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में इसे साझा किया जाता है। जी बिल्कुल सही। आर्टिकल 275 के तहत एसटी के कल्याण के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए अनुदान का प्रदान करता है। जी ऐसा नहीं है। आर्टिकल 243 ए के तहत उल्लेखित ग्राम सभा की शक्ति और कार्य जी नहीं। पर यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही एक हो जाता है। चलिए लास्ट पेज में हम इस पोर्शन के पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत भाषाओं को चार भाषा को जोड़ा गया था, जिसकी संख्या 22 हो गई थी। देखिए 92 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। वहाँ पर मतलब मैथिली भाषा और अन्य जो 3 भाषा है उनको जोड़ा गया था। यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या बोलते हैं, सी सही हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायाधीश जांच विधेयक 2006 एक न्यायिक परिषद की स्थापना करने की परिकल्पना करता है, जो भारत के मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों सहित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायत प्राप्त करेगी। जी बिल्कुल सही। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से एक महिला प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की समक्ष याचिका दायर कर सकती है। जी बिल्कुल सही। यहाँ पर दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं। 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? देखिए उस टाइम का मतलब करंट बेस्ड क्वेश्चन था। आज के हिसाब से मतलब ये इतना रिलेवेंट नहीं रहा है, लेकिन हमें मतलब थोड़ा सा इस ऑप्शन के बारे में जानना जरूरी है। तो 104वां जो संविधान संशोधन विधेयक था वो निजी शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछले वर्गों को कोटा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। देखिए विधान परिषदों में उनको समाप्त करने के लिए, तो देखिए ऐसा तो वहाँ पर नहीं है बाहर, क्योंकि विधान परिषद अगर उनका सूचित करना मतलब वहाँ पर मतलब क्या कहते हैं, कोई संविधान संशोधन नहीं होता है। भारत के बाहर रहने वाले मूल निवासी व्यक्तियों के लिए कोई दोहरे नागरिक का प्रावधान जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। और केंद्र सरकार के अधीन सेवाओं में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए कोटा प्रदान करना जी ऐसा भी नहीं है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को भारत के संविधान के 76वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया है। ये देखिए 76वें संविधान संशोधन से नहीं, 85वें संविधान संशोधन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसको बनाया गया था। इसी कारण पहला ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। सर्व शिक्षा अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा को प्रदान करना चाहता है। जी बिल्कुल सही। शिक्षा को भारत के संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। जी बिल्कुल सही। 2 और 3 हमारे ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाते हैं। संविधान का 98वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे यह संबंधित है? देखिए यह संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह एनजीएससी की स्थापना की गई थी, इससे संबंधित है, जिससे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हुए मतलब न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करते हुए उसको क्या कहते हैं, मौलिक ढांचे का उल्लंघन करने वाला इसे बोलते हुए इसको क्या कहते हैं खारिज कर दिया था। इसी कारण ये ऑप्शन उस टाइम मतलब 2005 का क्वेश्चन है, तो इसी कारण हम ऑप्शन के बारे में देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 7वां और 31वां यह संविधान संशोधन इससे संबंधित है। 31 में लगभग जो लोकसभा की है 525 से बढ़ाकर इनको 545 कर दिया था। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई थी? कॉमन सेंस, और हम इसको रट चुके बार बार। पहला संविधान संशोधन इसको जोड़ा गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब उस टाइम करना पेपर का क्वेश्चन है यह। मसौदा बिजली विधेयक 2001 निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करना चाहता है। भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 जी बिल्कुल सही, इसको प्रतिस्थापित करना चाहता है। बिजली आपूर्ति अधिनियम 1948 इसको भी प्रतिस्थापित करना चाहता है। विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 इसको भी प्रतिस्थापित करना चाहता है। ऑप्शन हमारा 1 और 3 हो जाएगा। 93वां संविधान संशोधन विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए ये भी क्वेश्चन यूपी से हटाया गया था, लेकिन क्यों हटाया गया था? क्योंकि 93वां संविधान संशोधन इसने लगभग सीधे सीधे तौर पर फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया था। इसके तहत ये 15(4) यह कहता है कि
जो राज्य है वह सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग SC ST के लिए SC ST इन लोगों को शैक्षणिक संस्थान में शामिल करने के लिए उनके एक विशेष क्या बोलते हैं, उनको निजी और सरकारी स्कूलों में उनके लिए आरक्षण प्रदान करेगा, इससे संबंधित प्रावधान है। लेकिन देखिए ये ऐसा यहाँ पर ऑप्शन वगैरह यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है इसी कारण, लेकिन ऐसा जो प्रावधान है लगभग ये 2006 से लागू हो गया था, लेकिन 2002 में क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा ये ऑप्शन रिलेवेंट नहीं लगे, इसी कारण इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यूपीएससी ने हटा दिया था। लेकिन हम ये अगर सभी शब्द यहाँ से हटा दिए जाए तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन बी हो सकता है। फिर आता है संविधान संशोधन और उसकी विषय वस्तु। तो 59वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो इसमें क्या किया गया था, इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। क्या कहते हैं 75वां मतलब 75वां संविधान। देखिए ये मतलब इसने जिम ये मतलब गूगल इसको ट्रांसलेट किए कारण थोड़ा सा मतलब यहाँ पर वर्ड में ऊपर नीचे हो जाता है। 75वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994, तो यह राज्य स्तरीय किराया न्यायाधिकरण की स्थापना करता है। उसके बाद 80वां संविधान संशोधन, तो इसने लगभग 10वें वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। और संविधान संशोधन क्या कहते लगभग ये 83वां 83, तो इसने अरुणाचल प्रदेश में पंचायत अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं, इसके लिए प्रावधान किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है। भारत के संदर्भ में विमुक्त जनजातियों का शाब्दिक शब्द का तात्पर्य क्या है? तो देखिए वही खानाबदोश जनजाति जो आदिवासी जी नहीं, खानाबदोश जनजातियाँ जी नहीं, झूम खेती करने वाली जनजातियाँ जी नहीं, जनजातियाँ जिन्हें पहले आपराधिक जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया है जी, देखिए यह विमुक्त जनजातियाँ मतलब यही है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में हिंदू पुरुष के लिए एक से अधिक जीवित पत्नी रखना वैध है और मुस्लिम पुरुष के लिए अवैध है? देखिए मतलब यूसीसी तो सामान्य तरीके से गोवा में लागू है अभी तक, तो इसी कारण इसका सही ऑप्शन गोवा हो जाता है। तो देखिए हमने इस मतलब जो लगभग महत्वपूर्ण अधिनियम थे और कुछ संविधान संशोधन थे उनकी जो PYQ उनको एनालिसिस कर लिया। अब हम जो पंचायत राज्य और स्थानीय स्वराज्य संस्था है उनकी जो PYQ है उनको एक बार देख लेते हैं। क्विक 1 सेकेंड। देखिए छोटा टॉपिक है, इससे 2025 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, जल्दी हमारा खत्म हो जाएगा, लगभग आधा घंटे क्लास हमारा हो चुका है। देखिए 2016 में इसका सबसे पहले क्वेश्चन आया था, उसके बाद से लगभग इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अभी वो 4 और ये 5 लगभग 9 साल हो गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 25 से जी नहीं, 25 जो है लोकसभा के लिए है, यहाँ पर 21 वर्ष की कर दी गई है। कि समय से पहले विघटन के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल शेष अवधि के लिए जारी रहती है, जो बिल्कुल सही, ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाता है। पंचायत राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना है? तीजे बिल्कुल सही, विकास में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। राजनीतिक जवाबदेही नहीं, ऐसा नहीं है। सत्ता लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना, जी बिल्कुल सही। वित्तीय जुटाव करना, ऐसे कोई शक्ति विशेष नहीं दी गई, जो राज्य उनको शक्ति देता है कर संकलित करने की वही उनको मिलती है, इसी कारण चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा। हमारा दूसरा और तीसरा ये ऑप्शन हमारा पर सही हो जाएगा, ये पहला और तीसरा। सरकार ने 1996 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पैसा अधिनियम बनाया, निम्नलिखित में से कौन सा इसके उद्देश्य के रूप में पहचाना नहीं गया है? मतलब पैसा बनाया लेकिन इसका पैसा का वैशिष्ट्य इसमें से कौन सा नहीं, हमें बताना है। देखिए सुशासन प्रदान करना उसका तो वैशिष्ट्य है ही, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, जी बिल्कुल सही, ये मतलब उसका अधिकार है ही। पारंपरिक आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, जी नहीं, वो आपने स्वायत्त क्षेत्र नहीं बनाए मतलब अलग डिमांड न करे, ऐसा तो मतलब यहाँ पर नहीं कहा गया है। आदिवासी लोगों के लिए उनका शोषण से मुक्ति करना, जी बिल्कुल सही है, इसके उद्देश्य भी है।
इसके अन्य भी कोई उद्देश्य, जैसे कि उनके जो लघु वन उपज है उनके ऊपर उनका अधिकार बरकरार रखना, उसके बाद गाँवों के लिए विकास, वो खुद अपनी योजनाएं स्थापित करे, उसके लिए उनको मतलब उनकी स्वायत्ता बनाई जाती है, शिक्षा, उसके बाद उनके जो स्थानीय विवादों को समाधान करने के लिए, और गवर्नमेंट स्कीम का योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए ये पैसा बनाया गया हुआ है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका या शक्ति क्या है? तो देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण रोकने के लिए ग्राम सभा के पास शक्ति है, जी बिल्कुल सही। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व है, जी बिल्कुल सही। अनुसूचित क्षेत्रों के किसी भी खरीद के लिए पूर्वक्षण लाइसेंस का या खनन पट्टा देने के लिए ग्राम सभा की सिफारिश आवश्यक है, जी नहीं, ऐसा नहीं है। इससे कारण हमारा कथन यहाँ पर 1 और 2 सही हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2011 का क्वेश्चन है, भारत में एक महानगर योजना समिति किसके लिए मतलब है? तो भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत गठित की जाती है, जी बिल्कुल सही। महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजनाओं का मसौदा तैयार करती है, जी बिल्कुल सही। महानगर क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को लागू करने की पूरी जिम्मेदारी इसकी है, जी नहीं, एमपीसी की भूमिका होती है। ठीक है, 1 और 2, 1 और 2 हमारे पेपर नहीं मिल रहा है, देखिए यहाँ पर है, इसकी सही ऑप्शन है संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसका उद्देश्य देश में पंचायत राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रावधान करता है? तो यह जिला योजना समिति का गठन करता है, जी बिल्कुल सही। राज्य चुनाव आयोग सभी पंचायत चुनाव आयोजित करेगा, जी बिल्कुल सही। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा हर 5 साल के ऊपर राज्यपाल द्वारा, जी बिल्कुल सही। तीनों यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाते हैं। यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव की निम्नलिखित समयावधि किस भीतर करनी चाहिए? तो 6 माह के भीतर चुनाव करने चाहिए। भारत में पहला नगर निगम निम्नलिखित में से किस में स्थापित किया गया था? तो पहला नगर निगम जो है वह मद्रास में स्थापित किया गया था। भारत में सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के संदर्भ में निर्मल ग्राम पुरस्कार क्या है? तो यह वही गाँवों में परिवारों को में एकल बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति का प्रोत्साहन योजना है, जी बिल्कुल सही। जो गाँवों की महिला खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति का प्रोत्साहन योजना है जो किसी भी खेल में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, जी बिल्कुल सही। यह गाँवों के स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए योजना है, बिल्कुल। या नहीं, ये यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाता है। यहाँ पर ये इसके लिए नहीं, ये केवल इसके लिए है, बालिका छात्रवृत्ति के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान भाग 9 में पंचायतों के लिए प्रावधान है और इसे संविधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा डाला गया है, जी बिल्कुल सही। भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं के लिए प्रावधान है और अनुच्छेद 243 क्यू में 2 प्रकार की नगर पालिकाओं की परिकल्पना की गई है, प्रत्येक राज्य के लिए एक नगर परिषद और एक नगर निगम, जी बिल्कुल सही। दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राज्य सरकार का अपना स्थानीय निकायों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो देखिए, कार्मिक मामले के जो होता है इनका नहीं होता है, बाकी का होता है। एक कॉलेज का छात्र अपने शहर के नगर पालिका परिषद के लिए निर्वाचित होना चाहता है, उसके नामांकन की वैधता अन्य बातों के अलावा इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी। देखिए, मतलब वह भारत का नागरिक भी है, जी बिल्कुल सही, लेकिन उसे अपना जो नाम है वह उसका नाम मतदाता जहाँ पर वो चुनाव लड़ना चाहता है उस सूची में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसी कारण यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर सही हो जाता है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो वही उपमंडल स्तर पर जिला परिषद है, तो यह असम में है। मंडल प्रजा परिषद यह आंध्र प्रदेश में है। जनजातीय परिषद है यह मेघालय में है। ग्राम पंचायत का अभाव मिजोरम में है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के निम्नलिखित में से देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार का सृजन करना, जी नहीं, ऐसा तो मतलब यहाँ पर नहीं कहा गया है, रोजगार सृजन नहीं। कमजोर कृषि मौसम के दौरान काम की जरूरत वाले और काम के इच्छुक सक्षम वयस्कों के लिए रोजगार सृजन करना, जी नहीं, ये मतलब यह मनरेगा जिसे हम जी राम जी अभी कहते हैं, तो उसमें उसको बनाया गया है। देश में मजबूत और जीवंत पंचायत संस्थाओं की नींव रखना, इसी के लिए तो बनाया गया है। ये व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकार की गारंटी
कानून के समक्ष समता और बिना भेदभाव के समान संरक्षण आर्टिकल 15 में जो दिया गया है ना, इसी कारण ये यहाँ पर भी नहीं होगा। नाइन्टी थ्री में लागू नए पंचायती राज विधेयक में पिछले प्रावधानों के प्रावधान से हटकर कई नए प्रावधान किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही नहीं है? तो ग्रामीण कृषि ग्रामीण विकास प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में कई आंतरिक जिम्मेदारियां हैं। सभी पदों के लिए समय पर चुनाव अनिवार्य करना। तो पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 तक वैधानिक प्रतिनिधित्व करना। पंचायत सदस्यों को नियमित पारिश्रमिक ताकि उनके समयनिष्ठा और जवाबदेही सुनिश्चित कर सके। मतलब पूछा क्या जा रहा है? नए पंचायती राज विधेयक में पिछले प्रावधान को हटकर नई प्रावधान जोड़े गए। देखिए ये प्रावधान ऐसे यहाँ पर नहीं जोड़ा गया था, ऐसा कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं जोड़ा गया था। ये बाकी प्रावधान ऑलरेडी यहाँ पर शामिल थे। वही हमारा बाकी का क्वेश्चन है यहाँ पर। भारत में पंचायती राज अक्टूबर 1959 में कहाँ लागू की थी? जो राजस्थान में की गई थी। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज क्षेत्र के निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव नहीं किया गया था? सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों के सभी स्तरों पर महिला उम्मीदवारों के लिए 30% सीट आरक्षित होगी। देखिए यह प्रस्ताव नहीं किया गया था, बाद में संविधान मतलब बाद में उसको मॉडिफाई करके वो किया गया था। राज्य पंचायत राज संस्थाओं को संसाधन आवंटित करने के लिए अपने वित्त आयोग गठित करेंगे। जी बिल्कुल सही। पंचायत राज के निर्वाचित पदाधिकारी अपने पद पर रहने के लिए अयोग्य हो जाएंगे तो जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक बच्चे होते हैं। जी बिल्कुल सही। यदि राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज निकाय को हटा दिया जाता है तो भंग कर जाता है तो उनके चुनाव 6 महीने के भीतर करने होंगे। जी बिल्कुल सही। तो सॉरी यहाँ पर स्ली मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा ना वह ये यहाँ पर नहीं हो, क्योंकि वो विविध मतलब संविधान संशोधन करके मतलब बाकी राज्यों ने उनको लागू कर दिया कि 2 बच्चों का प्रावधान, वो मूल तो उसमें नहीं था। पंचायत राज व्यवस्था में शासन की प्रणाली क्या है? तो गांव स्तर पर स्थानीय शासन की एकल स्तरीय संरचना। गांव और ब्लॉक स्तर पर स्थानीय शासन की 2 स्तरीय प्रणाली। जी नहीं। गांव ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की 3 स्तरीय संरचना। बिल्कुल सही, ये इसकी संरचना है। 4 स्तरीय तो नहीं कही गई है, इसी कारण ये भी कुछ गलत हो जाता है। भारत में स्थानीय सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? 1995 का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार स्थानीय सरकार संघीय व्यवस्था में से एक स्वतंत्र स्तर नहीं है। देखिए संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया, इसे कथन गलत हो जाता है। स्थायी निकाय में 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। देखिए 33% यहाँ पर कर दी गई है। ठीक है। स्थानीय सरकार के वित्त का प्रावधान एक आयोग गठित किया जाएगा। जी बिल्कुल सही। स्थानीय निकाय द्वारा एक चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। जी बिल्कुल सही। लेकिन जो क्या बोलते हैं जो ये मतलब दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर 30% नहीं, वहाँ पर 1/3 मतलब सीटें आरक्षित कर दी गई थी, इसी कारण ये यहाँ पर हो जाता है। देखिए हमने यहाँ पर पॉलिटी के जितने पीवाईक्यू है उनको 30 सालों के पीवाईक्यू अप टू डेट उनको एनालिसिस कर लिया है। बाद में यहाँ पर 2 पोर्शन बचते हैं जो मतलब यहाँ से रिलेवेंट नहीं है। एक है स्वतंत्रता की बात का इतिहास, थोड़ा सा मतलब हिस्ट्री से जुड़ा हुआ पोर्शन है, इसी कारण हम इनको यहाँ पर एनालिसिस नहीं कर रहे। और उसके बाद एक पोर्शन और है जो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। वही भारत और विश्व, मतलब ये भी क्या बोलते हैं करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन है, तो ये भी यहाँ पर थोड़ा रिलेवेंट नहीं है, इसी कारण इस पोर्शन को हम यहाँ पर नहीं चर्चा कर रहे। इनके चर्चा हम आगे मतलब वर्ड हिस्ट्री के जो हम जब हम एनालिसिस करेंगे तब देखेंगे। तो आज से मतलब आज हमने मतलब आज तक हमने इतने सारे क्लासेस में लगभग 12-13 क्लासेस में पॉलिटी के जितने 30 सालों के पीवाईक्यू थे उनको एनालिसिस कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरुआत करेंगे इकोनॉमी। इकोनॉमिक का भी हम लगभग 2011 तक या फिर 1955 जहाँ पर मतलब जितने तक क्वेश्चन रिलेट होंगे उनको वहाँ तक एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी ऐसा थोड़ा वो सब्जेक्ट है जो मतलब करंट बेस पर ज़्यादा प्रश्न करता है। इसी कारण हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा इकोनॉमी शुरू कर रहे हैं। आशा है कि आपको हमारा जो इंस्टीट्यूट है पसंद आया होगा और आपका ढेर सारा सपोर्ट हमें देने के लिए आप सभी का खूब खूब शुक्रिया। तो चलिए
अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट इकोनॉमिक की सेशन में, जहाँ से हम नई ऊर्जा से सभी पीवाई को एनालिसिस करेंगे। और आप भी अगर इसका पीडीएफ वगैरह सब चाहते हैं तो मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ ग्रुप का, उस सब ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। और चलिए मिलते हैं कल के सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।